हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 9 पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि हमारे गद्य खंड का पहला पाठ है और आज हम उसका अंतिम भाग प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। गौर कीजिएगा कि इन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, देखेंगे हम। पहला प्रश्न बच्चों, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस वह स्थान है जहां पशुओं को कैद करके रखा जाता था और वहां नियमित रूप से पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे कि पशुओं की गणना की जा सके और ये पता चल सके कि इनमें से कोई पशु मर तो नहीं गया है या कोई भाग तो नहीं गया है। इसीलिए कांजी हाउस में रोजाना पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आप सभी जानते हैं बच्चों, छोटी बच्ची जो है किसकी बच्ची है? भैरों की बेटी है। और भैरों की बेटी के माँ कैसी है बच्चों? सौतेली है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, विमाता भी कहते हैं। तो उसकी सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, रोज उसके साथ मारपीट करती है, इसलिए वह बच्ची दुखी है। और यहाँ वो देखती है कि गया के घर में भी बैलों के प्रति क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसलिए छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक है, भाव साम्यता के कारण वह भी दुखी है, बैल भी दुखी है। वह अपनी माता से दूर है, यह अपने मालिक से दूर है। तो हम देखते हैं कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम हो गया है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं? नीति विषयक मूल्य का अर्थ होता है बच्चों कि वह मूल्य जिसमें नीति की बात कही गई है, कुछ नैतिकता की बात कही गई है, जिसके आधार पर हमारा समाज चलता है। बात हम करेंगे पहला नीति विषयक मूल्य। तो हम बात करते हैं बच्चों, पहला पॉइंट देखिए, अच्छे दोस्त। अच्छे जो दोस्त हैं कौन है? हीरा और मोती, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो हम ये कहेंगे कि अच्छे दोस्तों का जो गुण होता है कि हर समय में या कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना, पहली बात। दूसरा, आपने देखा होगा कि यहाँ ये कहा गया है, हीरा के मुख से कहलवाया गया है मुंशी प्रेमचंद ने कि स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाना, स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाना। उसके अतिरिक्त आपने देखा तीसरा मूल्य, अपने मालिक के प्रति दोनों ही क्या है? स्वामी भक्त हैं। क्या हैं? स्वामी भक्त हैं। आपने चौथा नीति विषयक मूल्य देखा होगा कि वह क्या करते हैं? अपने साथ साथ कांजी हाउस के अन्य पशुओं के बारे में भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? आपने पता किया होगा, आपने इसमें पढ़ा होगा कि हीरा और मोती कहते हैं कि चलो इसकी दीवार को तोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि चलो हम अगर पकड़े भी गए तो कम से कम इतने इन 9, 10, 11 पशु यहाँ से भागेंगे तो उसका पुण्य तो हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों ये है नीति विषयक मूल्य। अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? जो कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। यहाँ पे बैलों के मुख से कहलवाया है कि स्त्री जाति पर हाथ उठाना एक तरह से पाप है। तीसरा, मालिक के प्रति वफादारी बताई गई है। चौथा बताया गया है कि वो सिर्फ स्वयं के बारे में ना सोचकर दूसरों के विषय में भी बच्चों सोचते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ लेखक ने उठाई है, और आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं मनुष्य को ये भी बताया है कि अपनी आजादी के विषय में हर किसी व्यक्ति को
सोचना चाहिए। देखेंगे आगे, बात करते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके नए अर्थ की और संकेत किया है। बात करेंगे बच्चों कि प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने गधे की, ये कह सकते हैं उसके सरल स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, सरल, उसके साथ साथ उसका स्वभाव कैसा है, सहनशीलता, ठीक है, कि वह कभी भी किसी भी परिस्थितियों का विरोध नहीं करता है, इसलिए उसको उसका रूढ़ अर्थ क्या है, मूर्ख का प्रयोग न करके नए अर्थ की जगह आप लिखोगे उसमें क्या बताया है, सन्यासी, सन्यासियों के गुण हैं और उसकी सहनशीलता को देखकर उसे यह संज्ञा दी गई है। ठीक है, कौन सी संज्ञा, कि उसको सन्यासी की संज्ञा दी गई है। जैसे सन्यासी होते हैं ना, सुख आए दुख आए, सर्दी आए गर्मी आए, बरसात आए, विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन वो हारते नहीं है। ये गधा, यहाँ पे लेखक ने उसके श्रेष्ठ गुण देख करके ये कहा है कि मुझे वो मूर्ख नहीं लगता, मैं तो उसको ऋषि मुनियों की संज्ञा देना चाहता हूँ, सन्यासी की संज्ञा देना चाहता हूँ। और फिर क्या कहा, एक और बात, कि इसके इसी सीधेपन के कारण उसका सम्मान नहीं होता। किसका, गधे का, उसके सीधेपन के कारण उसका सम्मान नहीं होता। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बात करेंगे बच्चों, दोनों एक साथ क्या करते थे, रहते थे, साथ साथ खाते थे, ठीक है, साथ साथ काम करते थे। उसके साथ आपने देखा होगा कि यदि एक बैल के गर्दन पर यदि ज्यादा बोझा डाला जाता तो दूसरा क्या करता था, उसकी मदद करना चाहता था। उसके साथ आपने देखा कि जब वो दोनों ही गया के घर गए और वो दोनों ही क्या थे, बड़े ही सुस्त थे, बड़े ही परेशान थे कि हमें हमारे स्वामी ने क्या कर दिया, भेज दिया है। तो दोनों ही, ऐसा नहीं है दोनों भूखे हैं तो भी वहां पे ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं। अगर वो दोनों खेतों में जाते हैं तो खड़ी फसल को खाते हैं, मटर की फसल को तो भी साथ साथ खाते हैं, और पकड़े जाने पर मुसीबत आने पर वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इन घटनाओं से बच्चों पता चलता है कि हीरा और मोती में दोस्ती बड़ी ही गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, दृष्टिकोण का अर्थ होता है नजरिया। आपका कैसा नजरिया है। यहाँ इस कहानी के माध्यम से हमने ये जाना कि मुंशी प्रेमचंद जो इस कथा के लेखक हैं, उनका जो नजरिया है समाज के प्रति, क्योंकि उनके नजरिए से ही इस कहानी का विकास हुआ है, तो ये प्रश्न पूछा है कि स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण बताएं। तो हम देखेंगे कि स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा है, सम्माननीय है। कैसे, वो क्या क्या करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सम्मान की दृष्टि से देखने का मतलब यहां देखेंगे आप, सम्मान के नजरिए से देखते हैं। जैसे कि उन्होंने बैलों के
माध्यम से ही कहलवाया है। क्या कहलवाया है? कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। उन्होंने देखा है कि समाज में, ठीक है, स्त्रियों के साथ क्या किया जाता है? मारपीट की जाती है। क्या की जाती है बच्चों? मारपीट की जाती है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वह बड़ा ही समाज गलत होता है जहां पर स्त्री के साथ मारपीट की जाती है, जहां स्त्री के साथ हिंसा की जाती है, क्योंकि अच्छे समाज में स्त्रियों को भी पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और उन्होंने इसी मूल्य को कहाँ उठाया है? अपने इस पाठ में उठाया। और ये सेंटेंस एक जानवर के मुंह से कहलवाना, यानी एक बैल के मुंह से ये कहलवाना कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यानी देखिए, पशु होकर भी अगर वो विचार करता है तो मनुष्य को तो विचार करना ही चाहिए। इससे ये पता चलता है कि मुंशी प्रेमचंद का, या कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जो नारी विषयक दृष्टिकोण है बहुत ही सम्माननीय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? देखेंगे प्रश्न कि किसान, आप देखेंगे कि किसान जीवन वाले समाज में, अभी आपने देखा गया लेकर के चला गया था किसके? झूरी काछी के बैलों को। ठीक है, झूरी काछी के बैल हैं हीरा और मोती। अब हीरा और मोती जब अपने स्वामी झूरी काछी के घर से भेजे गए तो आप देखते हैं कि वह किस तरह से अपने स्वामी झूरी को याद करते हैं और क्या कहते हैं कि हमें बताया तो होता कि हमसे क्या कष्ट है, हमें ऐसे इस परिवार से विदा कर दिया और हम भूखे रह सकते हैं लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। और कवि लेखक कहना चाहते हैं कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। और गया के घर से जब बैल छूट कर आ जाते हैं तो झूरी काछी क्या करता है? उनको प्यार करता है, उनको सहलाता है। ठीक है, उनके शरीर पर हाथ फेर कर अपने स्पर्श से उनको क्या करता है? और क्या उनके मन की भावनाओं को समझता है। और हम देखते हैं कि अंतिम दृश्य में कि जब वो दड़ियल आदमी ये कहता है कि ये तो बैल मेरे हैं और मैं इनको चाहे नीलाम करूं, कुछ भी करूं, ठीक है, और मैंने इनको कांजी हाउस से लिया है, तब आपने बच्चों ध्यान दिया होगा कि उस समय तो कौन? झूरी काछी कहता है कि आए कोई मेरे सामने और बताए, हाथ लगा के बताए मेरे बैलों को। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ बैल ही अपने स्वामी से प्यार नहीं कर रहे हैं, जो झूरी काछी जो स्वामी है उसका, वो भी बैलों से क्या है बच्चों? भावात्मक रूप से जुड़ गया है। और आपने अंतिम दृश्य में तो देखा होगा कि पहले जब गया के घर से बैल छुड़ा के आ जाते हैं, वहां रहना पसंद नहीं करते, तब गया की पत्नी उनको कहती कि आज मैं इनको भूखे मारूंगी। लेकिन जब अंतिम दृश्य में आप देखते हैं कि दोनों ही उस दड़ियल आदमी को गांव के बाहर भगाकर वापस अपने स्वामी के घर आ जाते हैं, तो झूरी काछी की पत्नी क्या करती है? उन दोनों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, जैसे वो उसके खुद के बच्चे हों। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि किसान का जो जीवन है, किसान के जीवन में और जो उसका समाज है, उसमें पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की ये कहानी है कि पशु भी क्या करता है? अपने किसान से, किसान के परिवार से भावात्मक रूप से क्या हो जाता है बच्चों? जुड़ जाता है और उसके सुख दुख का भागी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार किसान भी अपने पशुओं के प्रति ऐसा जुड़ाव रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो उनके ही स्वयं के बच्चे हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में, मोती ने जो ये शब्द बोला है, यानी ये जो वाक्य बोला है, उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती की विशेषता है बच्चों कि मोती जो है
निजी स्वार्थ नहीं सोचता है। निजी स्वार्थ यानी उसको दूसरों की चिंता है, स्वार्थ ही नहीं है वो दूसरों की चिंता करने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथ साथ क्या करता है, दूसरों का भी भला करना चाहता है। उसके अतिरिक्त वो आजादी को लेकर क्या है, बड़ा ही सावधान है। ठीक है, वो ये कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, हमारे प्रयास करने पर अगर किसी का भला होता है तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए। तो ये बताता, ये कथन ये बताता है कि कौन, यहाँ पे मोती के विषय में कहा गया, तो मोती कैसा है, उदार है, भला है, दूसरों की मदद करने वाला है, और आजादी को लेकर बच्चों कैसा है, बड़ा ही सजग पशु है। नेक्स्ट देखेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, किसमें, उन जानवरों में जिसमें जीवों के श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ बात हो रही है अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। गुप्त शक्ति को अंडरलाइन करेंगे, जिसमें जीवों का श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य, हम मनुष्यों के पास वो नहीं है। तो यहाँ पे लेखक ने किसकी और बात की है, मूक विचार विनिमय करना। हम देखेंगे कि ईश्वर ने पशुओं में मूक रूप से भी एक दूसरे के विचारों को समझ लेने की क्या शक्ति दी है, गुप्त शक्ति दी है। वो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि इन पशुओं में एक दूसरे के भावनाओं को, आवश्यकताओं को, जरूरतों को समझ लेने की क्या है बच्चों, शक्ति है, जिसके आधार पर वो जान लेते हैं कि उन दूसरों, एक दूसरे की क्या आवश्यकता है। आपने देखा होगा पक्षियों को भी, जब एक बार आपदा आती है, विपदा आती है, सारे पक्षी चिल्लाएंगे। ठीक है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं सूचना दे देते हैं कि हम लोगों पर क्या आ रही है, विपत्ति आ रही है। तो यहाँ ये कहा गया है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है। आपने देखा होगा कि दोनों हीरा और मोती एक दूसरे को चाटते हैं, सूंघते हैं, और एक दूसरे को चाट करके अपनी थकान मिटा देते हैं, और अपने मन के दुख की भावनाओं को भी एक दूसरे से व्यक्त कर देते हैं। और हम मनुष्य के पास, हम अपनी बात को क्या करते हैं, बोलकर भी प्रकट कर देते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के मनोभावों को समझने में क्या कर देते हैं, या तो समझते ही नहीं है, या फिर समझते हुए भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आप देखेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कौन सी रोटी, उस एक रोटी से। भैरव की बेटी जो एक रोटी लाकर देती थी, किसको, हीरा और मोती को, वो इतनी पर्याप्त तो नहीं हुआ करती थी कि दोनों की ही भूख को शांत करे, लेकिन प्रेम के द्वारा, ठीक है, खिलाई गई उस रोटी में सम्मान था। ठीक है, और वही सम्मान उन दोनों के हृदय को क्या करता था, ऐसा लगता था कि उस रोटी को खाने से उन दोनों की भूख शांत हो जाती है। क्योंकि जब वो गया के घर में गए, तो गया के घर में गया के द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा, उसके नौकर के द्वारा उसकी जब उपेक्षा हुई, दुर्व्यवहार हुआ, तो ये बात किसको सहन नहीं हुई, हीरा और मोती को। तो हम देखते हैं कि प्रेम के द्वारा जो खिलाई गई जो रोटी थी, उसमें क्या था, एक सम्मान का भाव था, इसलिए उस एक रोटी में ही उन दोनों की भूख तो क्या शांत होती, लेकिन फिर भी वो उससे, उस प्रेम के द्वारा खिलाई गई रोटी से क्या हो जाते थे बच्चों, संतुष्ट हो जाते थे, हीरा और मोती। नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हीरा ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब इसमें से विकल्प दिए गए हैं,
हमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या उत्तर होगा इसका। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर के आगे आपको बच्चों सही का निशान लगाना है। तो हम बात करेंगे कि यहां देखेंगे वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि हीरा और मोती ने क्या कर दिया था, उसके नाक में दम कर दिया था। तो आप इस पर अपना सही का निशान लगाएं। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों में देखिएगा, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों में हम देख रहे हैं, मैं आपको समझा देती हूं इन दोनों प्रश्नों में क्या करना है। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती ने जब चले गए गया के घर, वहां उनका शोषण हुआ, वहां से वो आजादी के लिए कोशिश करने लगे। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना नहीं है और मैं निकल जाना चाहिए, और उनको प्रताड़ना तो मिली है, नेचुरल सी बात है। एक बार गया के द्वारा दंड मिला गया और वो फिर जाते हैं कांजी हाउस, कांजी हाउस में भी दीवार तोड़ने पर उनको पकड़ा जाता है। तो हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। क्या विचार प्रकट करना है कि शोषण के जो खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है तो उसके लिए प्रताड़ना भी सहनी तो पड़ती है, लेकिन प्रताड़ना सहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी आजादी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्न को आप अपने गृह कार्य में स्वयं करें। क्या आपको लगता है कि ये कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? निस्संदेह यह कहानी उस दौर की कहानी है जब मुंशी प्रेमचंद अपना सक्रिय सहयोग कर रहे थे, आजादी के लिए कोशिश कर रहे थे भारतवासियों को जगाने की। तो निश्चित रूप से उन्होंने दो बैलों को तो माध्यम बनाया है कि दो बैल यदि अपनी आजादी के विषय में सोच सकते हैं तो हम भारतवासियों को भी अपनी आजादी के विषय में सोचना चाहिए। बेशक हमें प्रताड़ना मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें भरसक प्रयास करने चाहिए जिससे कि हम भी क्या कर सकते हैं, अपनी आजादी को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रश्न को भी आप अपने गृह कार्य में करें। भाषा अध्ययन में बच्चों देखेंगे कि बस इतना ही काफी है, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को बच्चों निपात कहते हैं। मैं कहानी में से, इस कहानी में से आपको इस तरह के ही भी, ठीक है ना, निपात वाले शब्दों को, निपात में शब्दांश हैं, वो क्या करते हैं, सेंटेंस में आकर के उस शब्द को प्रभावी बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे शब्दों में, इस कहानी में से ऐसे 5 वाक्य छांटने हैं और लिखने हैं। आप गृह कार्य में इसको करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। रचना के आधार पर बच्चों हम देखेंगे कि वाक्य भेद आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर भी उसके भेद को अलग कीजिए। रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और हम देखते हैं संयुक्त। ठीक है, आपको यह प्रश्न स्वयं करना है, लेकिन उसके साथ मैं अपने ग्रामर के पोर्शन में, व्याकरण के पोर्शन में जब आपको ये कराऊंगी तो मैं सारे उदाहरण वहां बताऊंगी। तब तक आप इसको कीजिए स्वयं अपना दिमाग लगाकर। और इसी के साथ यह आपका पाठ समाप्त होता है और हम फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आपको यहाँ सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य में से ये बताना है कि यहाँ कौन कौन से वाक्य इसमें से सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। आपको ये प्रश्न भी करना है गृह कार्य में। और आपकी एक कॉपी बनेगी जिसमें हम करेंगे अपने सिलेबस के अनुसार दिए गए व्याकरण पोर्शन को, और आप इन प्रश्नों को करेंगे स्वयं। हम फिर आपकी क्लास में आएंगे आपके एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।